आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु जल समझौते के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता जो है 1960 में हुआ था, 1960 में। सिंधु जल समझौते पे हस्ताक्षर किसने किया था? तो इस पे हस्ताक्षर जो है दो देशों के बीच में हुए थे, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो सिंधु नदी जो है भारत से प्रवेश होकर के फिर पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी जिसका उद्गम सानोख्या बाव हिमनद तिब्बत में माना जाता है, तिब्बत से होकर निकलती है, कैलाश पर्वत के नीचे से, कैलाश पर्वत के साउथ से होकर निकलती है ये। और फिर जो है ये लद्दाख जो अपना राज्य है, यूनियन टेरिटरी है, उससे होते हुए पाकिस्तान से अरब सागर में गिर जाती है। इस पे सिंधु जल समझौता जो हुआ था, इसमें तीन नदियों को जो है, सिंधु नदी की नदियों को तीन तीन भागों में बांटा गया था। एक तरफ है सिंधु, झेलम और चेनाब, दूसरी तरफ है रावी, व्यास और सतलज। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, सिंधु, झेलम और चेनाब, दूसरी तरफ है रावी, व्यास और सतलज। तो सिंधु, झेलम, चेनाब को हम लोग CJI ट्रिक से याद रखेंगे। चेनाब, झेलम और इंडस, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनको वेस्टर्न रिवर भी बोलते हैं। और दूसरी तरफ है भारत के नियंत्रण वाली नदियाँ, RBS इसको बोलते हैं, रावी, व्यास, सतलज। रावी, व्यास और सतलज। तो इसमें विशेष ध्यान यही रखना है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था, 1960 में हुआ था। इसमें किसके किसके हस्ताक्षर हुए थे? तो भारत की तरफ से जो उस समय तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे तत्कालीन, अयूब खान के हस्ताक्षर हुए थे। ये भी विशेष ध्यान रखना है कि सिंधु नदी इसमें मेन रिवर है। तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास से होता है, जो तिब्बत में है। तिब्बत पर कब्जा किसका है? तिब्बत पर कब्जा इस समय वर्तमान समय में चीन का है। मानसरोवर झील खास इसलिए भी है क्योंकि मानसरोवर से तीन नदियाँ निकलती हैं, तीन नदियों का उद्गम होता है। पूरब की तरफ ब्रह्मपुत्र नदी, पूरब की तरफ ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के पास में ही चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, वहाँ से जो है बहती हुई पूर्व दिशा में या अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे ध्यान विशेष रूप से ये रखना है कि मानसरोवर झील के पास से ही तीन नदियाँ निकलती हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। पूर्व की तरफ ब्रह्मपुत्र रिवर चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से, सिंधु नदी जो हमारी जो है सानोख्या बाव हिमनद से निकलती है, सतलज नदी आपकी राकस ताल या राक्षस ताल के पास से निकलती है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इन नदियों को आप पहले से जानते होंगे कि पूर्ववर्ती नदियाँ बोलते हैं। पूर्ववर्ती नदियों का मतलब जो हिमालय के बनने से पहले से ये नदियाँ मौजूद थीं। जब हिमालय बन रहा था तो ये नदियाँ अपना जो है इरोजन कर करके अपने जो है स्थान हमेशा बनाए रखी। ये हिमालय के पहले से ये नदियाँ स्थापित हैं, बनी हुई हैं जैसी की तैसी। आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। इस पर हस्ताक्षर भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति अयूब खान के हस्ताक्षर हुए थे। आगे हम लोगों ने देखा कि इन नदियों को दो पार्ट में बांटा गया है। जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, झेलम और चेनाब, तो सिंधु, झेलम और चेनाब, इस पर नियंत्रण किसका है? तो तीन नदियों पर नियंत्रण दे दिया गया है, पाकिस्तान का पूर्ण नियंत्रण है। और इसी तरीके से भारत का नियंत्रण किन नदियों पर है? RBS। तो RBS ध्यान रखेंगे, रावी, व्यास और सतलज। रावी, व्यास और सतलज, RBS। रावी और व्यास जो नदियाँ हैं ये भारत में रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, वहीं उसी के पास से होकर निकलती हैं, रावी नदी और व्यास नदी। और व्यास नदी जो है यह हिमाचल में जो है रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। और हरिके जो बैराज है, हरिके बैराज पंजाब में बना हुआ, पंजाब में स्थान है हरिके, वहाँ पे ये सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है। ये हम लोगों को याद रखना है इन सब चीज़ों को, कि हरिके के पास जो है ये सतलज में मिल जाती है। आगे देखते हैं हम लोग कि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि तीन नदियां जो है पाकिस्तान का नियंत्रण है और तीन नदियों पे भारत का नियंत्रण है। तीन नदियां जिन पे पाकिस्तान का नियंत्रण है उसकी ट्रिक क्या है? CJI, चेनाब, झेलम और इंडस। CJI ध्यान रखिएगा। अब भारत का नियंत्रण RBS। जो पाकिस्तान का नियंत्रण वाला जो रीजन है, जो तीन नदियाँ हैं, इनका जो है विशेष क्या है? इसमें विशेष है कि भारत जो है इनका पानी रोक नहीं सकता है। जो सिंधु, झेलम और चेनाब हैं, इनका पानी भारत नहीं रोक सकता। केवल बिजली उत्पादन, मतलब रन ऑफ द रिवर, मतलब ये माना जाता है कि केवल बिजली उत्पादन के लिए कुछ समय के लिए पानी रोका जाता है, फिर उसी स्पीड से पानी छोड़ दिया जाता है। केवल टरबाइन घुमाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें केवल बिजली बनाने के लिए बांध बनाए जा सकते हैं, मगर पानी का इस्तेमाल दूसरी सिंचाई के लिए, इन सब चीज़ों के लिए नहीं किया जा सकता है। उधर जो है दूसरी तरफ जो हम लोग जो है ईस्टर्न रिवर बोलते हैं, पूर्वी नदियाँ, उनमें रावी, व्यास और सतलज हैं, RBS हैं। इसमें जो है भारत का पूर्ण नियंत्रण है। फिर आगे हम लोग देखते हैं
हरिके बैराज। हरिके बैराज हम लोगों ने देखा कि हरिके बैराज सतलज और व्यास इसका संगम है, सतलज रिवर और व्यास रिवर का संगम है। यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो भारत की सबसे लंबी, सबसे बड़ी नहर है। भारत की सबसे बड़ी नहर है, जो थार रेगिस्तान में जो है सिंचाई का मुख्य साधन के रूप में सामने आती है, इंदिरा गांधी नहर। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चिनाब नदी का उद्गम बड़ा लचा दर्रा जो है उसके पास से चंद्र और भागा नदी के रूप में होता है। चिनाब नदी का उद्गम बड़ा लचा दर्रा के दोनों साइड से होकर के चंद्र और भागा नदियाँ निकलती हैं, फिर चिनाब बन जाती हैं। झेलम भी चिनाब में गिरती है, फिर आपकी व्यास भी, रावी भी। व्यास जो है सतलज नदी में गिरती है, फिर सतलज जा कर के जो है मिल जाती है आपकी चिनाब में। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि व्यास नदी एकमात्र इकलौती नदी ऐसी है जो भारत में ही उत्पन्न होती है, भारत में ही उसका उद्गम होता है और भारत में ही वो हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। हम लोगों ने छोटा सा मैप यहाँ पे ड्रा किया है, उसमें आप देख सकते हैं कि अब यहाँ देखिए ये जो है तिब्बत दिखाया है हम लोगों ने। यहाँ पे मानसरोवर झील है, राकसताल झील है, और पूरब साइड में इधर जो है ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है, और दूसरे साइड में इंडस रिवर जा रही है, उसकी सहायक नदियाँ हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं कि झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम बेरी नाग झील से होता है जम्मू कश्मीर में। तो इसकी ट्रिक क्या है? नाग को झेलना मुश्किल है, तो बैरी नाग से निकलती है झेलम नदी। बैरी नाग से झेलम नदी निकलती है, झेलम नदी। तो श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे ही स्थित है। जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे ही स्थित है, श्रीनगर। आगे हम लोग देखते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर हम लोगों ने देखा कि जो मानसरोवर से होके फिर जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है तिब्बत से होते हुए। फिर इसका क्या क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी इसका उद्गम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। मानसरोवर झील जो है, मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग से होता है। प्रवाह इसका तिब्बत चीन में है, अरुणाचल प्रदेश असम में, भारत में। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है, और भारत में 916 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ध्यान ये रखना है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि माजुली द्वीप है असम में, ये ब्रह्मपुत्र नदी में ही स्थित सबसे बड़ा द्वीपीय नदीय द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा, मतलब विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। इसकी सहायक नदियाँ हम लोग ब्रह्मपुत्र की इस तरीके से याद रख सकते हैं कि दिल धक। दिल किस तरीके से बोलता है? धक धक। तो दिल का मतलब है, इसकी दिल हमेशा लेफ्ट में होता है, तो दिल जो है दी से हो गया दिबांग रिवर, और ला से हो गया लोहित, जिसे खूनी नदी भी बोलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है दोनों फैक्ट कि दिबांग रिवर और लोहित नदी जो है ये लेफ्ट की ट्रिब्यूटरी हैं, और धनसिरी, धक से बना धनसिरी और कपिली, ये राइट की तरफ से मिलने वाली इसकी सहायक नदियाँ हैं। राइट से मिलने वाली इसकी सहायक नदियाँ हैं। हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कि नदी एक है, नाम अनेक है इसके। नदी एक नाम अनेक, नदी एक नाम अनेक। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि तिब्बत में इसका नाम क्या है? तिब्बत में इसका सांगपो या यारलुंग जांगबो इसका नाम होता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी क्या नाम है? सांगपो या यारलुंग जांगबो। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है। ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ इसका है? असम में इसका ब्रह्मपुत्र नाम है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग है, असम में ब्रह्मपुत्र नाम है इसका। बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है, ध्यान रखिएगा, जमुना, जमुना। तो इस तरीके से इसका बांग्लादेश में नाम जमुना हो जाता है। फिर जो है गंगा इसमें जब पद्मा नाम से मिलती है, बांग्लादेश में पद्मा नाम गंगा का होता है। पद्मा जब जमुना से मिल जाती है तो मेघना नाम हो जाता है। तो दोनों की कंबाइंड धारा क्या बोलते हैं? मेघना। फिर जो है बंगाल की खाड़ी में ये दोनों कंबाइंड धाराएं गिर जाती हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा की दोनों धारा जो है मिल जाती हैं तो मेघना कहलाती है। इसका जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरबन का डेल्टा।
एक चीज़ और हम लोग ध्यान रखेंगे, एक चीज़ और देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र जो है जब अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है तो किस दर्रे से होकर के इंटर करती है, तो ये जो है यांगयाप दर्रा है, यांगयाप दर्रा, ये याद रखिएगा, यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा, इससे होके भारत में प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रा। एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा कि जब सिंधु नदी आपके लद्दाख यूनियन टेरिटरी में निकलती है तो वहाँ जो है लेह जो है सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेह जो है सिंधु नदी के किस मतलब राइट बैंक पे है कि लेफ्ट बैंक पे है कि दाहिने किनारे पे है कि बाएं किनारे पे है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो है जो लेह है वो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पे है, दाहिने किनारे। दाहिना बायां किस तरीके से देखा जाता है नदियों में कि जल प्रवाह की दिशा में अपना चेहरा अगर करते हैं, जिधर पानी बह रहा है तो उसी साइड में हमारा, जिस तरीके से हमारा दाहिना बायां होता है उसी तरीके से रिवर का लेफ्ट और राइट बैंक माना जाता है, दाहिना और बायां किनारा। तो लेह जो है सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया है, तो एक बार फिर से शार्ट ट्रिक जो इसमें हम लोगों ने देखी वो अपना रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था सिंधु जल समझौता 1960, तो इसमें दो चीज़ ध्यान रखनी है कि जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखी कि पाकिस्तान के नियंत्रण में कौन कौन सी नदियाँ हैं, CJI हम लोगों ने देखा, और भारत के नियंत्रण में कौन सी है, RBS। इनको वेस्टर्न रिवर और ईस्टर्न रिवर कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। वेस्टर्न रिवर और ईस्टर्न रिवर, पश्चिमी नदियाँ और पूर्वी नदियाँ। तो पश्चिमी नदियों का नियंत्रण किसका है, पाकिस्तान का नियंत्रण है, और पूर्वी नदियों का नियंत्रण किसका है, ये भारत का नियंत्रण है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि रावी और व्यास नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, रोहतांग दर्रे के पास से निकलती हैं, रावी व्यास, ठीक है। रावी और व्यास रोहतांग दर्रे के पास से होकर निकलती हैं। और व्यास नदी के बारे में ध्यान रखना है कि ये भारत से ही उद्गम इसका होता है, भारत में ही हरिके नामक स्थान पर मिल जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सतलज रिवर का जो है उद्गम कहाँ होता है, राक्षस ताल जो है राक्षस ताल है मानसरोवर तिब्बत के पास, तो वहाँ से इसका जो है सतलज नदी का उद्गम होता है। हरिके बैराज जो है किन किन नदियों के संगम पर बना है, तो सतलज और व्यास नदियों के संगम पर बना है। यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जिससे थार रेगिस्तान के जो है रीजन में सिंचाई का मेन साधन है, ठीक है। इतना पर्याप्त है। तो सिंधु जल समझौता यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया बहुत अच्छे से, ध्यान रखिएगा। 1960 सिंधु जल समझौता 1960, दो नदियाँ देखी, CJI जिस पे पाकिस्तान का नियंत्रण, RBS जिस पे भारत का नियंत्रण। धन्यवाद।